first chapter of class 10 biology and the chapter name is life processes. ओके तो इस चैप्टर में हम हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होती हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो लेक्चर होने वाला है वो इंट्रोडक्टरी होने वाला है और इसमें जो भी एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो सारे इंट्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे. ओके या सो लेट्स स्टार्ट. हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव. हम किस तरीके से बता सकते हैं कि जो जीवित हैं और जो जीवित नहीं है उनके बीच में हम डिफरेंस कैसे बता सकते हैं. इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, जब हम किसी डॉग को दौड़ते देखते हैं, और अ काउ चीविंग कट, या फिर किसी भी गाय को उसका कटिंग करते हुए देखते हैं, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, या फिर किसी भी आदमी को स्ट्रीट्स पे चिल्लाते हुए देखते हैं. वी नो दैट दीज आर लिविंग थिंग्स. तो हम ये समझ जाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो लिविंग बींग्स हैं. ठीक है, या फिर ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो लिविंग है. वट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वर अस्लीप. अगर आप सोचिए, अगर काऊ या फिर जो मैन है वो सोए हुए हैं तो वी विल स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट. फिर भी हम ये कहेंगे कि वो अलाइव हैं. ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि अगर वो सो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मर चुके हैं. वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव. हम देखते हैं कि वो ब्रीथ कर रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो जिंदा हैं. वट अबाउट प्लांट्स. हम प्लांट्स में क्या देखते हैं, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव. हम ऐसा उनमें क्या देखते हैं, ऐसा क्या देख के बताते हैं कि वो अलाइव हैं, वो जीवित हैं. वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से. हम कुछ लोग कहेंगे कि हम ये देखते हैं कि वो ग्रीन है. बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन. लेकिन उन प्लांट्स का क्या जिनका कलर जो होता है वो ग्रीन नहीं होता है. दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव. वो क्या होते हैं, वो ग्रो करते हैं, तो टाइम के साथ वो ग्रो करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ वो क्या है, अलाइव हैं. सम विल से, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. मतलब हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि कोई भी अलाइव है या नहीं, हम ये देखते हैं कि उसमें उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है या नहीं. अगर ग्रोथ उसके अंदर हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज़ जो है अलाइव है, जीवित है. बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. लेकिन अगर कोई प्लांट जो ग्रो नहीं कर रहा है और ग्रो करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो अलाइव होता है, फिर भी वो जीवित होता है. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं बिना किसी विजिबल मूवमेंट के. मतलब कि जैसे अर्थवर्म हो गया, उसे हम ब्रीथ करते हुए नहीं देख सकते हैं. ठीक है, उसके अंदर विजिबल मूवमेंट नहीं होगा. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ. तो हम किसी को भी देख के या फिर ऐसा अगर पता करना है हमें कि कोई भी जीवित है या नहीं, तो हम सिर्फ विजिबल मूवमेंट नहीं देख सकते, मतलब विजिबल मूवमेंट पे ही विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो विजिबल मूवमेंट्स नहीं दिखाते हैं. ठीक है, जैसे कि हम किसी भी अर्थवर्म को ब्रीथ करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ब्रीथ नहीं करते, वो भी ब्रीथ करते हैं और वो जीवित होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम किसी भी विजिबल मूवमेंट को देख के नहीं बता सकते कि ये जो एनिमल है, या फिर मुझ पे विश्वास नहीं कर सकते कि ये जो एनिमल है वो जिंदा है या नहीं. ठीक है, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट थिंग. Movements over very small scales will be visible to the naked eye. Movements of molecules, for example, is this movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movements of molecules, for example. तो कुछ जो मूवमेंट होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है, जो हम अपने उसे नेकेड आई से, जो हमारी नॉर्मल आइज होती हैं उनसे नहीं देख सकते. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी मूवमेंट होता है जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस. तो जब ये मूवमेंट्स जो हैं वो इनविजिबल हैं, ठीक है, जो मॉलिकुलर लेवल पे होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं, जो हम देख नहीं सकते हैं,
तो अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछें कि क्या ये जो विजिबल मूवमेंट्स है वो हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हाँ, कि ये जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. जो वायरस होते हैं वो अगर किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं तो उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी सेल को किसी बॉडी के अंदर जाते हैं तब जाके उनके अंदर जो मॉलिकुलर लेवल पे मूवमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं. ठीक है, एंड दैट इज पार्शली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. इसीलिए इनके ऊपर ये कंट्रोवर्सी हुई है कि इन्हें अलाइव माना जाए या नहीं, क्योंकि अलाइव होने के लिए मूवमेंट्स ज़रूरी होते हैं, और मूवमेंट्स जो होते हैं वो वायरस के अंदर नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी नहीं होते हैं. वो कब होते हैं, जब वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर जाते हैं, तब जाके उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल के मूवमेंट्स होते हैं स्टार्ट होते हैं. इसी वजह से उन इन जो वायरस के ऊपर है वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है. Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues have cells have smaller components in them and so on. तो मॉलिकुलर मूवमेंट हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड होते हैं. पहले हमारे पास टिश्यू होता है जो कई सेल्स से मिलके बना होता है, और फिर वो सेल्स जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. मतलब हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है वो समय के साथ, मतलब कि समय के साथ साथ नष्ट होता रहता है और बनता रहता है. ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है जो लिविंग मतलब इनविजिबल है, जो मॉलिकुलर लेवल पे है, वो रोज खत्म होता रहता है और नया बनता रहता है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. अगर ये जो ऑर्डर होता है ये किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके का इसमें अगर डिस्टर्बेंस होता है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव नहीं रहेगा, वो जीवित नहीं रहेगा. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो जितने भी उनके पास स्ट्रक्चर हैं वो उसे रिपेयर करते रहें, मेंटेन करते रहें. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. और क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसीलिए सारे मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो what are the maintenance process in living organism? Let us explore. तो कितनी जो प्रोसेसेस होती हैं जिससे हमारे बॉडी के अंदर मेंटेनेंस होती है, तो वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो पढ़ते हैं. पहला हमारा टॉपिक क्या है, दैट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. ओके, so the maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. इवन वेन वी आर जस्ट सिटिंग, मतलब कि जो मेंटेनेंस की जॉब होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, चाहे वो मैनुअली वो लिविंग बॉडी कुछ कर रहा हो या नहीं, या अगर हम सिर्फ बैठे भी हुए हैं तो भी हमारे बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस की जॉब है, रिपेयरिंग की जॉब है, वो चलती रहती है. ठीक है, इवन वेन वी आर सिटिंग in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम अपने क्लास में बैठे हों, या फिर कोई भी काम कर रहे हों, जो मेंटेनेंस की जॉब होती है वो चलती रहनी चाहिए. ओके, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो जो ये प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेसेस जो एक साथ मिलकर ये मेंटेनेंस की जॉब करती हैं,
हमारे बॉडी के अंदर, उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. तो हमारे बॉडी के अंदर ये जो जितने भी प्रोसेसेस मिल के अपना मेंटेनेंस का जॉब करती हैं, उन्हीं सारे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. और उन्हीं सारे प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. क्योंकि जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है वो मतलब कोई डैमेज होता है तो उसे सही करती है, ठीक है, मेंटेन करती है. इसीलिए उस मेंटेनेंस प्रोसेस में एनर्जी का बहुत ही काम होता है, ठीक है. एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे बॉडी के बाहर से, ठीक है. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो यहाँ पे कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देती है, मतलब बाहर से हमारे बॉडी के अंदर वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करे, ऐसा कोई सोर्स होना चाहिए, ठीक. तो वो सोर्स क्या होता है हमारे लिए, विच वी कॉल फूड. तो वो सोर्स हमारे लिए होता है फूड. टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन. तो जो हम एनर्जी हमारी नीडेड होती है वो हम बाहर से लेते हैं, ठीक. और वो किस फॉर्म में लेते हैं, फूड के फॉर्म में. फूड क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम बाहर से अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिशन के द्वारा हम बाहर से जो फूड होता है, जो फूड मटेरियल होता है, उसे अपने अंदर लेते हैं और उससे एनर्जी को प्राप्त करते हैं. इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. अगर जैसे हमारी जो ग्रोइंग एज होती है उसमें अगर वो बॉडी है तो उसको फूड के अलावा भी कुछ एडिशनल सोर्सेस चाहिए होते हैं, ठीक है. Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. क्योंकि हमारे जो अर्थ पे लाइफ है वो मोस्टली किस पे बेस्ड होती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कार्बन पे बेस्ड होती हैं. इसीलिए जो फूड सोर्सेज होने चाहिए वो भी किस पे बेस्ड होने चाहिए, कार्बन पे, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस, ठीक है. इस मतलब कि जो हम कार्बन ले रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, ठीक है. उस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है. The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. जो आउटसाइड की जो एनर्जी सोर्स होती है वो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है. क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाता. इसकी वजह से जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं वो काफ़ी वैरिड होती हैं. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. मतलब कि क्योंकि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बन के फॉर्म में होती हैं. इसीलिए उस ये ज़रूरी होता है कि उस जो हमने एनर्जी को लिया है, जो हमने फूड को लिया है, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मतलब छोटे, उसे आप ब्रेक डाउन करें, उसे कई मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और उससे अपनी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लें, जो कि एनर्जी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमारे प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है. और जो भी मेंटेनेंस का जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है मतलब उस फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स से हम वो एनर्जी ले, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट नीड्स टू बी ग्रो. और उन सभी को भी एनर्जी मिले जो कि इस समय हमारे ग्रोइंग एज में ग्रो करते हैं और उनके लिए जो एनर्जी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है.
फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। इसके लिए जो मतलब कि हमने जो फूड लिया है उसे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसे हम सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए एक पूरी इस प्रोसेस को करने के लिए एक पूरा सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है, जो कि नेसेसरी है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे वही जो रिएक्शन है उसी के हेल्प से जो हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हम ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और इसे करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस ब्रेक डाउन को करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी ऑक्सीजन जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स, हमारे नीड्स के लिए, इज़ व्हाट वी कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि कोई भी मतलब ऑक्सीजन को वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम अपने आउटसाइड से ऑक्सीजन को लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं किस में? जो भी हमने फूड लिया उसके ब्रेक डाउन में, और उससे जो सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगी उससे अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। और इसी को हम क्या कहते हैं? respiration. Okay, in the case of single celled organism no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of wastes may be needed because मतलब कि अभी जो हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी ले लें तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं। कई सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, कई टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। लेकिन जो कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इनके अंदर कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है कि जिससे वो रेस्पिरेशन कर सके, या फिर उनके पास कोई ऑर्गन ऐसा नहीं होता है जिससे स्पेसिफिक वो कोई काम कर सके। ठीक है, या फिर एक ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होगा जिससे वो फूड ले सकें, या फिर ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होगा जिससे वो गैशियस का एक्सचेंज कर सके, या फिर जो वेस्ट उनके अंदर होते हैं उनको वो रिमूव कर सकें। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। क्योंकि जो उसका इंटायर सरफेस होता है, मतलब उस अगर हम मान लें यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक अमीबा है, तो इसका जो पूरा सरफेस है, जो बाहरी ये सरफेस है, वो किसके कांटेक्ट में होता है? इन्वायरमेंट के। ठीक है, अगर उसे ऑक्सीजन चाहिए तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजन ले सकता है, या फिर उसे कोई फूड चाहिए तो वो डायरेक्ट फूड ले सकता है। ठीक है, इसे किसी भी तरह का उसे ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ but what happens when the body size of the organisms increase and the body design becomes more complex? लेकिन जब क्या होता है कि जब बॉडी का ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज इंक्रीज करता है और उसकी बॉडी मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मतलब कि जैसे हमारी बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, in multicellular organism all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment, the simple diffusion will not meet the requirements of all the cells। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो हमारी बॉडी के सारे जो सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इस वजह से उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, जिसके वजह से जिसके हेल्प से हम कोई भी प्रोसेस जो है वो कर सकें। उसके लिए सिर्फ हमारी मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए, हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए ये सिंपल डिफ्यूजन से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती। वी हैव सीन how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि हाँ ये जो ऑर्गन है वो सिर्फ ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमारा स्टमक है उसमें डाइजेशन होगा, हमारा जो लंग्स है उसके थ्रू हम रेस्पायर करेंगे। ठीक है,
We are familiar with the idea of the specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be function of specialized tissues. हर एक टिश्यू के डिफरेंट फंक्शन होता है, इसीलिए जो हम अगर अपटेक ऑफ फूड हो गया या फिर ऑक्सीजन होगा, ये भी दोनों काम किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के ही काम होंगे. However, However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism while all part of the body need them. मतलब कि ये जो हम फूड लेते हैं वो माउथ से लेते हैं, ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं एक जगह से, लेकिन ये चाहिए पूरी बॉडी को, या फिर ऑक्सीजन हो गया या फिर फूड पार्टिकल हो गया, उसे हम एक जगह से ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत जो है पूरी बॉडी में है, ठीक. एंड दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और इसके वजह से हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है जो ट्रांसपोर्ट कोई भी फूड हो उससे जो एनर्जी मिले या फिर ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो पूरे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जो कि हमारे पूरे बॉडी में उसे फैलाए, ठीक है, पूरे बॉडी को वो सप्लाई करे, ठीक. एंड फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाए जो भी हमारा फूड या ऑक्सीजन है, ठीक. नाउ when chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. जब केमिकल रिएक्शन से जो कार्बन का सोर्स हमने जो फूड खाया है, ठीक, और ऑक्सीजन के हेल्प से जब हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उसी समय वो जो प्रोसेस में क्या क्रिएट होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स. बाई प्रोडक्ट्स मतलब कि जो हमारे हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, ठीक है, और ये ना ही हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बल्कि अगर अगर इसे हम अपनी बॉडी में कुछ दिनों तक रखें तो वो हमें हार्म भी कर सकते हैं. एंड दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. और यही जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे, ठीक, और इन्हीं वेस्ट को हम किसके इसीलिए ये वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और इस वेस्ट को हम बाहर निकालते हैं आउटसाइड द बॉडी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के हेल्प से हम ये जो वेस्ट है उसे अपने हम बॉडी के बाहर करते हैं, ठीक है. Again, if the basic rules of the body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक टिश्यू का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, तो इसी वजह से एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा, ठीक. एंड a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to the excretory tissue. इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या करेगा कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को लेगा और उसे कहाँ तक पहुँचाएगा, उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास पहुँचाएगा, वो उस एक्सक्रीटरी टिश्यू के पास पहुँचाएगा जहाँ से वो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर जाएगा, ओके. सो ये हमारा पूरे शॉर्ट में हमने पहले क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक्सक्रीशन पढ़ा. तो ये पूरे शॉर्ट में हमने सबका इंट्रोडक्शन ले लिया. अब नेक्स्ट क्लासेस में हम वन बाय वन सबको देखेंगे, ओके. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ do like, subscribe to our channel for more videos and share the videos. Thank you and be happy.